जब से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ तभी से मैं देख रही हूँ कि सासू माँ निर्मला जी ससुर जी से दिन रात हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ती ही रहती है। निर्मला जी दीनदयाल जी को हर तरह से अपमान करती रहती है, पर सब कुछ सुनने के बाद भी दीनदयाल जी कभी भी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालते हैं, चुपचाप सब कुछ सुनकर सह लेते हैं। मेरे मन में हमेशा से यह कौतूहल रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी राज है जिसके चलते उन दोनों में झगड़े होते रहते हैं। मैं कभी भी इसके बारे में न ही सासू माँ और न ही ससुर जी से कभी भी जानने की कोशिश करी है। कुछ दिनों पहले बिट्टू के जन्मदिन पर जब उनके बाजार से आने में थोड़ी देर हो गई थी, तब सासू माँ भड़क उठी और कहने लगी, बाजार तो गए पर वहाँ से आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझे सब पता है कि तुम कहाँ जाते हो। आज मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम मुझसे मिलने मत जाया करो, नहीं तो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो चुपचाप बाजार से लाए सामान रखकर अपने कमरे में चले गए। जन्मदिन के सुबह मेहमानों के सामने इस तरह का अपमान न करके उनसे अकेले में निर्मला जी तो बात कर ही सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे तो मन हुआ कि मैं बोल दूं, पर मैं उनके बीच के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि वहाँ खड़े कोई भी, यहाँ तक कि मेरे पति देव ने भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। मैं उस दिन ससुर जी के उदास चेहरे को देखकर बहुत दुखी हो गई। सासू माँ के इस तरह के व्यवहार से ससुर जी के मन में कष्ट तो पहुँचता, पर वे कभी कुछ नहीं कहते थे। उस दिन भी वो सिर झुकाकर अपने कमरे में चले गए। मैं उस दिन से ही अपनी सासू माँ से बहुत ही क्रोधित हूँ। मैं सोचती हूँ कि उनका खरी खोटी सुनाना ही स्वभाव में बंधा हुआ है, पर यदि मुझे कभी भी यह सब सुनना पड़े तो मैं उन्हें 2-4 बातें सुनाने में पीछे नहीं हटूंगी। शादी के कुछ महीने बाद ही मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, पर अभी मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, वो भी वर्क फ्रॉम होम। सुबह देव के ऑफिस निकल जाने के बाद मैं लैपटॉप लेकर काम करने के लिए बैठ जाती हूँ। कमरे के भीतर से ही मैं निर्मला जी की छोटी मोटी बातों को लेकर चिल्लाने की आवाज सुनती हूँ। ससुर जी चुपचाप सब कुछ सुनते रहते हैं। सासू माँ की बातें उनके दिल पर कटीले तार की तरह चुभती है। मेरा तो मन होता है कि मैं 2-4 बातें सासू माँ को सुना दूं, पर डर के मारे मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाती हूँ। शादी के कुछ महीने बाद ही मैंने अपने पतिदेव से सास ससुर के अनबन के बारे में पूछा भी था, पर वे मुझे कुछ साफ साफ नहीं बता पाए। मुझे समझ में आ गया था कि पतिदेव से मैं कुछ भी नहीं जान पाऊंगी, इसलिए मुझे इसके तह तक जाने के लिए खुद ही छानबीन करनी होगी। इसके बाद से मैं कभी भी देव से अपनी सासू माँ और ससुर जी के झगड़े का कारण नहीं पूछती थी। वैसे सासू माँ मुझे या देव को कभी भी कोई ताना नहीं मारती थी, घर के काम में भी बहुत मदद कर देती थी। मेरे प्रति उनका यह प्रेम देखकर मैं उनका रौद्र रूप भूल ही जाती थी। सास बहू में आपसी प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। ऐसे करते हुए और कुछ महीने बीत चुके हैं। दीनदयाल जी की अपनी बहू नेहा यानी मेरे से बहुत ही कम बातें होती है। दरअसल वो बहुत ही कम बात करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, केवल जरूरत पड़ने पर ही वो किसी से बात करते हैं, नहीं तो किसी से आगे बढ़कर बात करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं उनसे कभी कभी जज कर बात कर लेती हूँ। शाम को उन्हें चाय बना कर देना, सुबह के अखबार के साथ उन्हें उनका मनपसंद नाश्ता देना, यह सब उनके बिना कहे ही मैं कर देती हूँ। वे चुपचाप इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, पर एक बात भी मुझसे नहीं करते हैं, और इसलिए ही मैंने उनसे कभी भी ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करी। इन सब महीनों में मुझे एहसास हुआ है कि वे मुझे अपनी बेटी की तरह ही स्नेह करते हैं, पर फिर भी मैं उनसे कुछ दूरी बनाकर ही रखती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि कोई भी अवसर हो, ससुर जी शॉपिंग मॉल या बाजार से परिवार के लिए नए कपड़े खरीद कर लाते थे। शायद सासू माँ को खुश करने के लिए अक्सर वे खाने पीने का सामान भी घर ले आते थे। दिवाली के पहले वे नए कपड़े लाकर सासू माँ को जब दिए तो सासू माँ भड़क कर बोल उठी, साड़ियाँ सिर्फ मेरे लिए ही लाए हो या उसके लिए भी? हर साल तुम मुझसे छिपकर क्या क्या देकर आते हो, मुझे मालूम है। इस तरह के टेढ़े मेढ़े बातें सुनकर मुझे कुछ अंदाजा हो गया कि सासू माँ कोई औरत के बारे में बोल रही है और वो ससुर जी को
उस औरत के साथ रिश्ता होने का संदेह करती है। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद सासू माँ सही कर रही है और मुझे ससुर जी को रंगे हाथों ही पकड़ना होगा, तब जाकर उन दोनों के झगड़े बंद हो जाएंगे। अब से मैं ससुर जी के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखती थी। वे कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं, इन सबको मैं बड़े ध्यान से देखती रहती थी। एक दिन की बात है कि ससुर जी कॉपी पेन और बैंक खाता लेकर बाहर निकल पड़े। घर में कहकर गए हैं कि कुछ देर के बाद वो वापस लौट आएंगे। थोड़ा बाजार जा रहे हैं काम के लिए। मैं अपना काम छोड़कर उनके पीछे पीछे चल दी। मैंने देखा कि पहले वो एक शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ से कुछ कपड़े खरीद लिए। फिर बाजार से आते समय उन्होंने कुछ फल और मिठाइयाँ भी खरीद ली। मैं उनसे दूरी बनाए हुए पीछे पीछे चल रही थी। फिर उन्होंने बैंक की ओर रुख किया। बैंक में भीड़ होने के कारण वे मुझे वहाँ पर देख नहीं सके। मैंने देखा कि वे कुछ पैसे हाथ में लिए हुए एक औरत और उसके साथ एक पुरुष को दे रहे हैं। उनके हाथ में अब कोई भी मिठाई या कपड़े के पैकेट्स नहीं थे। उन्होंने सब कुछ उन दो पुरुष और महिला को दे दिया था। मैं सब कुछ भीड़ में से ही देख रही थी, पर उनकी बातें मैं सुन नहीं सकी। ससुर जी के घर आने से पहले ही मैं घर चली आई। घर आकर मेरा मन उदास हो गया। इस उम्र में ससुर जी को ये सब करना क्या शोभा देता है। आज तक मैं यूं ही सोचती रही कि सासू माँ ही गलत है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ससुर जी सासू माँ को धोखा दे रहे हैं। आज तो मैंने उन्हें अपनी आंखों से पैसे देते हुए देखा है। अब तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ससुर जी के साथ किसी पराई औरत का संबंध है। आज तक मैं किसी का भी पक्ष नहीं ली हूँ, पर अब इसका फैसला आज करना ही होगा। कुछ देर के बाद डोरबेल बजते ही ससुर जी घर के अंदर फल सब्जियां लेकर आ गए। दीनदयाल जी बाजार से लाए गए सामानों को निर्मला जी के हाथों में पकड़ा दिए। निर्मला जी बैग लेते हुए बोली, आज तो फिर आपने आने में काफी समय लगा दिए। कह कर गए थे कि अभी गया और अभी आया। मैं तो आपको फोन भी कर रही थी, पर आप फोन तो ले जाना ही भूल गए। जब मैंने मैसेज चेक किया तो बैंक से 10,000 रुपये कटने का मैसेज आया था। आपकी पेंशन तो 30,000 आती है और उसमें से आप 10,000 कहाँ खर्च कर देते हैं। हर महीने मैं आपके बैंक से आए मैसेज चेक करती हूँ तो 10,000 रुपये कटे हुए होते हैं। कहीं आप कोई दूसरी। अब मैं सासू माँ की बातों को रोक कर कहने लगी, हाँ आपने ठीक ही कहा है मम्मी जी। पापा जी को मैंने आज किसी दूसरी औरत को पैसे देते हुए देखा है। आपको तो शर्म आनी चाहिए पापा जी कि आप इस उम्र में भी किसी पराई औरत से अपना रिश्ता रख रहे हैं। जब मम्मी जी आपको खरी खोटी सुना देती थी तब मैं सोचती थी कि मम्मी जी ही गलत हैं और मुझे तब बहुत दुख भी होता था, पर आज मुझे एहसास हो गया है कि वो आपके साथ ठीक ही करती थी और आप उसके ही लायक हैं। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ससुर जी ने कहना शुरू किया, नेहा तुम मेरी बेटी समान हो। तुम्हारे मुंह से मेरे प्रति यह सब बातें कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुमने बिना सच को जाने ही केवल संदेह के भरोसे इतना अपमानजनक बातें कह डाली। बिना कुछ सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने तुम्हें कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरा इतना दिनों से पीछा कर रही थी और आज पीछा करते करते बैंक तक भी आ पहुंची। मैंने तुम्हारी सासू माँ को न ही आज तक कुछ बताया है और न ही उनसे मैंने इसके लिए कभी लड़ाई किया है, इसलिए तुम्हारे मन में मेरे प्रति गलत धारणा बैठ गई है। तुमने आज जिसे बैंक में देखा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया और भाभी हैं। बड़े भैया सुधीर एक बहुत ही बड़े कंपनी में गाड़ी चलाया करते थे। तनख्वाह भी उनकी बहुत अच्छी थी, पर एक एक्सीडेंट के दौरान उनके हाथों ने काम करना बंद कर दिया और इसलिए कंपनी वालों ने उन्हें एक मोटी रकम देकर रिटायर कर दिया। उनके बेटे तो विदेश जाकर अपनी मम्मी पापा को इस हालत में छोड़कर मजे कर रहे हैं। वे लोग अब बेसहारा हो गए हैं। मेरे सिवा उनका अब कोई भी नहीं है। जब मेरा हार्ट ऑपरेशन हो रहा था तब उन्होंने ही बैंक से लोन लेकर ऑपरेशन के सारे खर्चे दिए थे और आज जब उनके हालात ठीक नहीं है तब मैं उन्हें कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ। दरअसल मेरे भैया भाभी से मेरी पत्नी निर्मला का संबंध अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहती कि मैं उनकी मदद करूं, पर मैं जो भी फल सब्जियां लेकर जाता हूं उनके पैसे वो दे देती है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उनकी मदद कर देता हूं। हर महीने तो नहीं, पर जब भी कभी ज़रूरत होती है तो मैं अपने बैंक से पैसे उठाकर उन्हें देकर आता हूँ। दरअसल यह दोष मेरा नहीं है, यह तुम्हारी सासू माँ जो हर रोज़ मेरे ऊपर संदेह करती है, इसलिए तुम भी इससे मुझे गलत समझने लगी हो। मैंने
कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। इसका मतलब कि मैं गलत हो गया, यह सोचना तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कभी भी अपने बेटे को भी यह बात तक नहीं बताई, पर आज तुम दोनों ने जो मुझ पर झूठा आरोप लगाया उससे मैं कहने पर मजबूर हो गया। दीनदयाल जी के बातों के बीच में ही निर्मला जी अब बोल उठी, तुम्हारे भैया भाभी ने मेरे ऊपर बहुत ताने कसे हैं, यह आप कैसे भूल गए? मैं तो आपके कहने पर ही उन लोगों को कभी नीचा नहीं दिखाया, पर जब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तब मैं भी उन्हें दो बातें सुना ही देती थी। सासू माँ की बातें मेरे कानों के बाहर निकल जा रही थी। सासू माँ और भी न जाने कितनी बातें रो रो कर कहती रही, पर मैं अब ससुर जी के सामने सिर ऊंचा करके खड़ी ना रह सकी। बिना सोचे समझे मैंने जो बातें कह दी थी उसके लिए बहुत ही मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मेरा सिर सम से झुक गया था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर बाद वातावरण को शांत करते हुए सासू माँ बोली, और जो कुछ भी हो तेरे ससुर जी चरित्रहीन नहीं है। कभी भी उन्होंने आज तक मेरे सिवा किसी भी अन्य महिला को आंख तक उठाकर नहीं देखा है। वो बहुत ही दयालु है। मेरा गुस्सा तो सिर्फ उनके बड़े भाई और भाभी के ऊपर है। बड़े भैया सुधीर को वो बहुत ही मानते हैं। नेहा, तो ससुर जी को गलत मत समझना। बाद में नेहा और निर्मला जी के माफी मांगने पर दीनदयाल जी ने उन दोनों को माफ कर दिया। उन पर शक करके दोनों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उनके जैसा अच्छा इंसान आज के समय में मिलना बहुत ही कठिन है। कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर भी शक करना या उसके बारे में गलत बातें कहना यह कभी भी ठीक नहीं है। ऐसे करने से सिर्फ और सिर्फ आपसी रिश्तों में दरार आती है।